वेलकम बैक टू कॉलेज स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और आगे के टॉपिक। ओके, ये चैप्टर आपका सेकंड था सीएनसी मशीन का। तो इसमें सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यदि आपने आज की एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं देखी है, जो कि मैंने सुबह अपलोड की थी वीडियो, तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी देखें और उसमें जितने भी वर्ड मैंने बताए हैं अपने द्वारा उसको समझें, ठीक है, अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि जो आगे की आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो ऐसे रहेगा, जो कि सीएनसी मशीन और एमएमआई, ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल फाइनल ईयर की, ठीक है। तो हम कैसे कवर करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं थ्योरी लेकर आऊँगा, थ्योरी आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको उसी चैप्टर के एमसीक्यू लेकर आऊँगा, ठीक है ना। आपके एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी थ्योरी की भी। आपके जहाँ से भी एमसीक्यू वो बनाना चाहता है वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी तो आपको कहीं से भी वो एमसीक्यू बनाकर पूछ ले तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है लाइट सेंसर। तो लाइट सेंसर के रूप में हम और डिवाइस हम प्रयोग कर लेते हैं, यूज करते हैं, जैसे फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो रजिस्टर। सबसे पहले जानते हैं कि फोटो डायोड जो अलग से डिवाइस हम यूज करते हैं एज लाइट सेंसर के रूप में, ठीक है। तो फोटो डायोड आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया है। फोटो डायोड अर्धचालक जंक्शन होता है। तो कोई यहाँ से एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि फोटो डायोड जंक्शन डायोड कैसा होता है, ठीक है। तो वहाँ से 4 ऑप्शन आपके रख देगा, अर्धचालक, चालक, कुचालक, मतलब इस तरीके से बना सकता है वो यहाँ से भी। तो आपको एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो किसी सर्किट से रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं, जब प्रकाश इन डायोड पर पड़ते हैं तो तीव्रता के आधार पर प्रतिरोध की मात्रा बढ़ती है या घटती है। सेकंड है फोटो ट्रांजिस्टर। इसमें कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन होता है। जब ट्रांजिस्टर पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो कम तीव्रता की विद्युत कलेक्टर टू एमिटर, ठीक है, सर्किट में प्रवेश की तीव्रता बढ़ने से विद्युत की तीव्रता भी बढ़ने लगती है, जिससे हम प्रतिरोध के रूप में मापते हैं, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट है फोटो रजिस्टर। इसमें एक प्रतिरोध होता है जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सेंसर। सेंसर का चुनाव किन बातों पर आपका निर्भर करता है? सबसे पहला मापन की विकृति, और सेकंड है मापन के लिए प्रयुक्त सिग्नल जो भी आप उनको मिल रहे हैं। मापन के लिए जो भी दिया गया डाटा है, जैसे आउटपुट सिग्नल हो सकते हैं, इनपुट सिग्नल, वो डिपेंड करेगा। मापन की एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा, मापन की मोशन पर भी डिपेंड करेगा, गति पर। नेक्स्ट है मापन की युक्ति, जो भी डिवाइस है वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब हमारा कितना अच्छा विश्वास है, उस पर भी डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, मतलब जो भी रेस्पॉन्स है उसकी स्पीड कितनी रहेगी। लाइफ है उसकी, आयु सेंसर की कितनी रहेगी, ये भी डिपेंड है। पावर सप्लाई कैसा देता है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। कॉस्ट कितनी है, ये सभी चीज़ इस सिलेक्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर एक मशीन है जो किसी तंत्र या व्यवस्था को, मतलब जो किसी भी डिवाइस को, पूरे सिस्टम को, कहने का मतलब ये है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब उसका ही काम होता है। जो भी पूरा सिस्टम, यहाँ पर सीएनसी मशीन की मैं बात करूँ, वहाँ पर कार्य करेगा तो वो पूरा सिस्टम जो नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, वो एक्चुएटर का काम होता है। इसमें किसी नियंत्रण संकेत, मतलब किसी भी संकेत और ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा बिजली के वोल्टेज, दबाव, यहाँ तक कि मानव शक्ति भी हो सकती है। कहने का मतलब इसमें एक शक्ति की आवश्यकता, मतलब सोर्स जो होगी, हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो वोल्टेज भी हो सकते हैं, मतलब बिजली के रूप में भी हो सकते हैं, मानव के रूप में भी शक्ति हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुएटर की सहायता से हम भौतिक परिवर्तन, उदाहरण के लिए रेखीय कोणीय विस्थापन करते हैं। यह परिवर्तन के साथ परिवर्तन दर, परिवर्तन शक्ति को भी व्यवस्थित करता है। सामान्यतः 4 एक्चुएटर निकाय होते हैं। पहला है यांत्रिक एक्चुएटर निकाय, विद्युत एक्चुएटर निकाय, द्रव्य एक्चुएटर निकाय, वायु एक्चुएटर निकाय। देखो, यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम वगैरह इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर बताऊँ आपको कि ये पूरा एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक की सहायता से चला रहे हैं, जहाँ से हम डायगोनल सिग्नल भेज रहे हैं, सिग्नल, और आगे क्या हो रहा है, सिग्नल प्रोसेसिंग हो रहा है और एम्पलीफिकेशन कर रहा है, ठीक है। अब नीचे इन दोनों को जो कमांड कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो एक्चुएटर सिस्टम काम कर रहा है पूरा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एक्चुएटर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर केवल हवा की यहाँ पर बात होगी, मतलब एयर की। तो एक यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है और सिलेंडर में कहाँ क्या चीज़ भरी हुई है, एयर, ठीक है। यहाँ से 2 बाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ से वो आगे पीछे होगी, आगे पीछे होने के बाद एयर कहाँ जाएगी, कंट्रोल बाल में जाएगी। कंट्रोल बाल कहाँ भेजेगा, रिजर्वर में, मतलब भंडारण होगा यहाँ पर जितनी भी एयर का होगा। फिर आगे वो क्या करेगी, फिल्टर करेगी, मतलब एयर ट्रीटमेंट यूनिट, मतलब जो भी, मतलब कुछ कमी आ जाती है, मतलब ड्राई है, ठीक है,
तो वहाँ पर क्या है, आगे की ओर वो कंप्रेसर में भेजेगी, कंप्रेसर से वो आगे भेज सकती है, ठीक है ना। ये इसका पूरा प्रोसेस है, ओके। और देखो यहाँ पर संपीड़क की बात करें, इसका उपयोग वस्तु को संपीड़क करने के लिए किया जाता है जिसकी क्षमता 500 kPa मतलब किलो पास्कल से 1 मिली पास्कल होती है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, ये पॉइंट है छोटे छोटे, इनको नोट करना, यही ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वायु उपचार यूनिट, प्रवेश वायु के संपीड़न के पश्चात वायु को उपचारित किया जाता है जिससे अधिक मात्रा में आर्द्रता या उष्मा को दूर किया जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है भंडारण। इसका उपयोग संपीड़ित वायु को भंडारित करने के लिए किया जाता है। भंडार दाब संवेदनशील स्विच की सहायता से व्यवस्थित होता है, मतलब वो उससे जुड़ा होता है जिससे दाब में गिरावट का तुरंत पता चल जाता है, ठीक है, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर भंडारण वाल्व एवं एक्चुएटर। नियंत्रण वाल्व एवं एक्चुएटर का मुख्य कार्य प्रक्रम को क्रियान्वित करना एवं नियंत्रण मतलब कोऑर्डिनेटिंग जमा कर रखना और कंट्रोल करना होता है, ओके। नेक्स्ट है अब आपका रेखीय एवं घुमाव एक्चुएटर, ठीक है, लीनियर एंड रोटेटिव एक्चुएटर। देखो यहाँ पर रेखीय एक्चुएटर के रूप में हम वायवीय सिलेंडर का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर वायवीय जो सिलेंडर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ रह गई है, न्यूमेटिक सिलेंडर वायवीय शक्ति को सरल रेखीय पश्चाकृति में चेंज करता है, ठीक है, मतलब ट्रांसमिट कर देता है। वायवीय सिलेंडर एल्युमिनियम या अन्य लोहे धातु का बना होता है जिससे सिलेंडर का भार कम होता है, ऊष्मा अंतर दर में सुधार होता है तथा क्षरण से भी बचाव होता है। देखो यहाँ पर निम्न प्रकार से हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया है, यहाँ पर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का, और इसमें संपीड़ित वायु एक तरफ से भरण करती है, इनलेट मतलब एक तरफ से होता है जहाँ से वायु इन होती है मतलब जाती है, इसमें सिलेंडर केवल एक तरफ से क्रिया करता है, स्प्रिंग की सहायता से पिस्टन पश्चात गति करता है, ठीक है, समझ में आया इतना सब चीज़। अब देखो यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर है डबल एक्टिंग सिलेंडर, इसमें पिस्टन दो दिशाओं में गति करता है। नेक्स्ट है टेंडम सिलेंडर, इसमें सिलेंडर श्रृंखला सीरीज में जुड़े होते हैं जिससे उत्पादित सिलेंडर दोगुनी हो जाती है, मतलब जो हमें उत्पादित शक्ति मिलती है वो दोगुनी हो जाती है इसको लगाने से, ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्टॉक सिलेंडर, इसमें पिस्टन स्टॉक को स्क्रू की सहायता से हम मतलब रखते हैं, मतलब व्यवस्थित किया जाता है इसमें, ठीक है, स्क्रू की सहायता से, जिसमें वायु खपत में कमी आती है। नेक्स्ट है 3 पोजीशन सिलेंडर, यह टेंडम सिलेंडर के समान होता है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दोनों सिलेंडर राइट एंड लेफ्ट आपस में जुड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट है घुमाव एक्चुएटर, घुमाव एक्चुएटर के रूप में वायु मोटर का प्रयोग किया जाता है। वायु मोटर वायवीय निकाय में घुमाव गति उत्पन्न करता है, जैसे हम यहाँ पर घुमाव मोटर एक्चुएटर के रूप में हम इनको भी यूज करते हैं, जैसे पिस्टन मोटर हो गई, आपकी वेन मोटर हो गई, और टरबाइन मोटर हो गई, जनरेटर मोटर, तो आप इनके बारे में जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जनरेटर मोटर, टरबाइन मोटर, पिस्टन मोटर, ठीक है। आप लिख भी सकते हो लेकिन लिखने को तो आएगा नहीं यहाँ पर। अब इस बार जो आपकी परीक्षा हो रही है MCQ ऑनलाइन होगी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। एक्चुएटर का वह रूप जिसमें द्रव्य ऊर्जा का उपयोग गति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है द्रव्य एक्चुएटर कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने पीछे समझाया सेम यही प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑयल का हम यूज कर लेते हैं बस मेनली, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एयर कंप्रेसर की बात हो रही है कि एयर कंप्रेसर क्या होता है, यहाँ से अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से गैस या वायु का दाब घनत्व में वृद्धि की जाती है। वायु संपीड़क का प्रयोग सामान्यतः गैस टरबाइन में किया जाता है। वायु संपीड़क को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 चल अंगों की प्रकृति के आधार पर, फर्स्ट है पश्चाग्र गति संपीड़न और घुमाव संपीड़क, और सेकंड हमने जो बांटा है संपीड़क के चरण के आधार पर, जैसे एकल चरण संपीड़क, बहुचरण संपीड़क। नेक्स्ट है संपीड़क क्रिया के आधार पर, एकल क्रिया संपीड़क, द्विक्रिया संपीड़क। नेक्स्ट है दाब के आधार पर, निम्न दाब संपीड़क, मध्यम उच्च दाब संपीड़क। संपीड़क क्षमता के आधार पर निम्न क्षमता संपीड़क, मध्यम क्षमता संपीड़क और उच्च क्षमता संपीड़क, ठीक है। इनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। इनसे भी जो भी आपके MCQ बनेंगे वो तो आगे इस लेक्चर के बाद देखेंगे, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आगे जितने भी आएंगे सबसे पहले मैं फर्स्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया उसके MCQ यहाँ पर वीडियो में लाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा ये जो चैप्टर करा रहा हूँ इसके MCQ, फिर आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा सबसे पहले थ्योरी, फिर उसके बाद MCQ, ओके। अब देखो यहाँ पर एक बार यहाँ पर नज़र गिर सकते हैं आप केंद्रीय एवं अक्षीय संपीड़क में अंतर, ठीक है। पश्चाग्र अपकेंद्री के मतलब है यहाँ पर पश्चाग्र वायु संपीड़क, और अक्षीय संपीड़क के रूप में हम यूज करते हैं घुमाव वायु संपीड़क। देखो यहाँ पर बस ये आपको पढ़ने हैं एक एक बार, मैं यहाँ पर इतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें MCQ से ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो एक बार फिर भी अच्छे से, ठीक है। देखिए वीडियो को स्टॉप कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी प्रणाली हैं, जैसी प्रणाली थोड़ी छोटी छोटी सी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि इसमें जो आपका पश्चाग्र वायु संपीड़क कैसा, इसमें जो स्नेहन का हम प्रयोग करते हैं वो किस तरीके का होता है, जटिल सरल संयुक्त, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। जैसे यहाँ से MCQ ये भी बन सकता है, पश्चाग्र वायु संपीड़क में जो जितना दाब होता है वो कितना होता है, कितने से कितना, जैसे 100 बार दे सकता है, 50 बार, इस तरीके से वो दे सकता है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ
जो ये आपका जो एक LVDT हो गया, ये ट्रांसफार्मर, ये यहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है थोड़ा MMI से उठाकर रखा है उन्होंने, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सीलरोमीटर है ये। एक्सीलरोमीटर में यहाँ पर क्या पढ़ना है पोटेंशियोमेट्रिक में, यह एक सरल प्रकार का त्वरणमापी है। हिंदी में इसको त्वरणमापी बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सीलरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। जिसका प्रयोग निम्न आवृत्तियों में एवं आवृत्तियों के बड़े परास के लिए, मतलब रेंज के लिए किया जाता है। यह त्वरणमापी भी परम गति का मापन करता है, ठीक है। इस यंत्र में लगे सेस्मिक मास का संपर्क एक प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर के सिलेंडर भुजा से बना रहता है, इसलिए इस त्वरणमापी को पोटेंशियोमेट्रिक प्रारूपिक त्वरणमापी कहा जाता है। इस प्रकार के त्वरणमापी में भी फ्रेम हाउसिंग होता है, जिसके अंदर ही डैशपॉट, सेस्मिक मास, ठीक है, और वाइपर इत्यादि लगे होते हैं, ओके। समझ में आया। इस यंत्र का उपयोग बड़े परास की आवृत्ति के लिए भी किया जाता है। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर लिखा है इस यंत्र का उपयोग बड़े परास की आवृत्ति के लिए किया जाता है। MCQ बन सकता है यहाँ से। इसके लिए यह यंत्र का संपर्क के अवमंदन के लिए डैशपॉट से रहता है। यह एक सरल यंत्र है, ठीक है। तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से MCQ। LVDT यहाँ पर आप इसको मैं यहाँ पर थोड़ा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा ऊपर से ही आपको जो परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है इतना ही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। LVDT यहाँ पर फुल फॉर्म आ सकती है LVDT की, ठीक है। वो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको याद रखना है, ये आ सकता है MCQ में LVDT की फुल फॉर्म, ओके। अब देखो यहाँ से क्या आ सकता है, अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं LVDT रेखीय विस्थापन को सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रेरकीय जो प्रेरणी है या प्रेरकीय ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, यहाँ से एक MCQ बन सकता है। LVDT में एक प्राइमरी कॉल, 2 सेकेंडरी कॉल S1 व S2 एक बेलनाकार फॉर्मर के ऊपर लिपटी रहती हैं। दोनों सेकेंडरी कॉल के फेरों की संख्या तथा प्राइमरी कॉल से उनके बीच की दूरी एक समान रखी जाती है। प्राइमरी कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। जब प्राइमरी में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो प्रेरण के सिद्धांत से दोनों सेकेंडरी कुंडलियों में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब माना S1 कुंडली का आउटपुट वोल्टेज E1 तथा S2 कुंडली का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर E2 है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को भी समझ लो, थोड़ी आपकी थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर है, समझ में आया, यहाँ पर आपकी थ्योरी है, ये वाली पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ठीक, देखो यहाँ पर ये वाला चित्र है आपका, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक तो कोइल आपकी हो गई ये वाले, ठीक है, S1, ठीक। एक आपकी होगी S2, ठीक है। ये आपकी 2 कॉइल हैं, बेलनाकार फॉर्म के ऊपर लिपटी रहती हैं, ठीक है। दोनों सेकेंडरी कॉइल के फेरों की संख्या तथा आपकी जो प्राइमरी, मतलब P प्राइमरी, ठीक है, और सेकेंडरी, ये आपकी प्राइमरी होगी और ये आपकी 2 सेकेंडरी होंगी। ये एक यहाँ पर ये रही सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पर P। तो इस तरीके से ये लिपटी होती हैं और इनकी जो बीच की दूरी है एक समान रखी जाती है, ओके। प्राइमरी कुंडली को जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ओके। समझ में आया। यहाँ पर बस इतना सी ही यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। हमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि इस बार MCQ बन रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर, परंतु दोनों वोल्टेज में से एक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए दोनों सेकेंडरी कुंडली आपस में विपरीत दिशा से श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाती है। मतलब यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार LVDT का आउटपुट वोल्टेज दोनों कुंडलियों का आउटपुट का अंतर बन जाता है, E0 बराबर E1 माइनस E2। जब कोर मध्यम में रहता है तब दोनों कुंडलियों के आउटपुट E1 माइनस E2 समान रहते हैं। इस अवस्था में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जब कोर मध्य में रहता है, जैसे बन सकता है कि LVDT में कोर जब मध्य में रहता है तो दोनों कुंडलियों के आउटपुट क्या रहते हैं, मतलब असमान, समान, कुछ भी, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। इस अवस्था में विभेदी आउटपुट वोल्टेज 0 रहता है और यहाँ पर इस पॉइंट को भी कर लेना कि इसमें जो आउटपुट हमें मिलता है वो 0 मिलता है। जब कोर बाईं ओर विस्थापित हो तो इस अवस्था में S1 का वोल्टेज E1 बढ़ जाता है तो S2 का वोल्टेज E2 घट जाता है। अतः विभेदी वोल्टेज E0 बराबर E1 माइनस E2 प्राप्त होता है। और जब कोर दाईं ओर होती है, ठीक है, E0 बराबर E2 माइनस E1। इन जो इक्वेशन है इनको भी नोट कर लेना कि दाईं ओर पर हमें कौन सी इक्वेशन मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ LVDT। जो LVDT के प्रचालन में कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। LVDT पर उच्च तथा निम्न तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। LVDT की कोर किसी भी स्प्रिंग से जुड़ी होने के कारण कंपन को आसानी से सहन कर लेता है। LVDT द्वारा नापे जाने वाला विस्थापन का परास उच्च होता है। LVDT का वोल्टेज आउटपुट उच्च होता है, इसलिए वोल्टेज
प्रबंधन वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज 2 है इसके, एलवीटीटी की कोर की द्रव्यमान स्ट्रेन गेज की तुलना में बहुत अधिक होता है। एलवीटीटी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पर है पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर। ठीक है, इस त्वरणमापी में एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, इसको हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं ये यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको। ठीक है, ये है आपका क्रिस्टल, ये नीचे है, एक एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा वैसे भी। इस यंत्र में लगे भूकंपी सहती, मतलब हिंदी में बोलते हैं सेस्मिक मास, इंग्लिश में बोलेंगे, का संपर्क किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बना रहता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो कि आपका क्रिस्टल होता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है। यह क्रिस्टल सहती के लिए भी कार्य करता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण जब मास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के संयोजन में त्वरण करता है तब क्रिस्टल पर परिवर्तन बलों के कारण परिवर्तन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है लीनियर एंड रोटेटरी एनकोडर। ठीक है, इस एक एनकोडर विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है जिसकी सहायता से स्थिति एवं गति को मॉनिटर किया जाता है। एक एनकोडर ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है जिसकी सहायता से यह प्लस की श्रेणी प्रदान करता है, जिसको हम गति, स्थिति या दिशा में अनुवाद कर लेते हैं। टैकोमीटर एक डिजिटल सेंसर होता है जो किसी घुमाव डिस्क की गति का मापन करता है। सेंसर के आउटपुट में एक डिस्प्ले लगा होता है जो संख्याओं को निरूपित करता है। ठीक है, डिजिट को हमें दिखाता है। शाफ्ट की गति घुमाव प्रति सेकंड या मिनट में माप देता है। डिस्क एक घुमाव शाफ्ट पर लगा होता है, मतलब फिक्स होता है। डिस्क परिधि पर अधिक संख्या में पारदर्शी स्लॉट बने होते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि डिस्क की घुमाव गति के कारण प्रत्येक स्लॉट सेंसर द्वारा पास होता है जिसमें एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। इस फेज को लॉजिक के रूप में प्रदर्शित करता है। इन प्लस को पुनः काउंटर में भेजा जाता है जो प्लस को काउंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, और आपके जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर में वो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं आपके। अब मैं बात करूंगा कि आपके एमसीक्यू बारे में। ठीक है, एमसीक्यू, तो एमसीक्यू सबसे पहले मैंने जैसे वीडियो के बीच में भी बताया था, पहले सब फर्स्ट चैप्टर के आपके एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, ठीक है, पहले तो फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, फिर उसके बाद इस जो आपके सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू पर वीडियो आएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपके दोनों चीज़ आपको कवर करा कर ले जाऊँगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कराऊंगा। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा बाकी अदर सब्जेक्ट की जितनी भी बुक हैं। ठीक है, बाकी जैसे टूल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो टूल इंजीनियरिंग की बुक मेरे पास एक स्टूडेंट ने सेंड कर दी है। बाकी अदर बुक्स प्लीज़ मेरे पास जल्दी से जल्द सेंड करें आप। ठीक है, नई बुक, क्योंकि मैं उनसे कुछ एमसीक्यू बनाऊंगा अच्छे तरीके से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो आप जल्द से जल्द मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखो, नोट करो 9557, ठीक है, 530640, इस नंबर को नोट कर लेना और यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करा सकते हो आप व्हाट्सएप पर। ठीक है, और यदि आपको आपके पास कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें और कुछ भी बात आपकी जैसे करियर को लेकर या पॉलिटेक्निक की कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है ना, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।